अच्छा देखें, किसी भी चीज़ को समझने के लिए या पढ़ने के लिए ना एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लर्निंग। तो बेसिकली आप लोग जो वार्ड में आते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहबान जो बैठे हुए हैं, तो लर्निंग का एक तरीका तो ये होता है कि किसी भी टॉपिक को आप डिटेल से रट्टा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे निमोथोरिक्स किसे कहते हैं? थोरिक्स में किस जगह? प्लूरल कैविटी है। प्लूरल कैविटी है ना। देखिए एक लंग है, उसके बाहर विसरल प्लूरा है, फिर प्राइटल प्लूरा है। विसरल और प्राइटल प्लूरा के दरमियान आमतौर पे कोई एयर नहीं होती। अगर वहाँ पे एयर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूमोथोरिक्स कहते हैं। देखिए न्यूमोथोरिक्स को याद करने का एक तरीका तो ये है कि आप कॉजेस को रट्टा लगाएं, पैथोफिजियोलॉजी को रट्टा लगाएं, फिर आप उसका डायग्नोज कैसे करते हैं इसका रट्टा लगाएं, ठीक। और एक तरीका जो है ना ये है, वो ये है, ये कंसेप्ट मैप। ये ज़रा गुलाम दस्तगीर ज़रा ये इसकी तस्वीर दिखाना। ये कॉन्सेप्ट मैप है इसको याद करने का तरीका। कॉन्सेप्ट मैप से क्या मुराद है कि सबसे पहले आप देखते हैं कि नीमोथोरिक्स बेसिकली है क्या, व्हाट इज नीमोथोरिक्स, ठीक है। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि नीमोथोरिक्स क्या है, ठीक है। अगली बात ये होती है कि व्हाट कैन बी द कॉजेस। बेटे आपको नजर आ रहा है, व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ द नीमोथोरिक्स। कॉजेज क्या हो सकती है? कोई अर्ली केस हो सकता है जैसे ट्रॉमा हो सकता है, फिर और उसके अलावा लाइक कोई भी ऐसी स्पॉन्टेनियस कोई भी बुल्ला रप्चर हो जाए तो उससे भी नीमोथोरिक्स हो सकता है, ठीक है। ये दो मेन, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ये वही डेफिनेशन में आप ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या बताया आपने? वो विसरल और पैरेटल प्लूरा के दरमियान फ्लूइड आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको नीमोथोरिक्स कहते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट मैप बना लिया आपने, ठीक है। दरमियान में नीमोथोरिक्स लिखा आपने साइड पे लिखा जी व्हाट इज नीमोथोरिक्स। इसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक या दो जुमले हैं वो आप याद, ठीक है। इसी तरह कॉजेज की दो कॉजेज आपने ट्रॉमा कह दिया, ठीक है, और दूसरा आपने कहा जी बुल्ला रप्चर, ठीक है। फिलहाल हम इसी को ले लेते, दो ले लेते हैं, ठीक। देन कम्स द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है सर? उसमें ये हो सकता है कि मतलब लंग प्रेशर बढ़ेगा, बाहर से प्रेशर बढ़ गया या ट्रॉमा होने की वजह से वो जो स्पेस जब खुली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके दरमियान में एक कम्युनिकेशन पैदा हो गया, तो इसका मतलब है कि जब वो पैदा हुआ तो ये उसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसको डायग्नोज करना हो तो कैसे करेंगे सर? पेशेंट उसके देखेंगे, आप बताएं। आप सर उसकी ब्रीदिंग साउंड देखें, दो चीजें हैं डायग्नोज करने की। पहली चीज ये कि आप कहते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल में क्या देखेंगे? ब्रीदिंग साउंड्स को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले आप हिस्ट्री देखेंगे, कोई हिस्ट्री है ट्रॉमा, ठीक है। जिसका बुला रप्चर हुआ है उसको कोई जैसे क्रॉनिक कोई डिजीज होती है, पल्मोनरी डिजीज, उस तरह की कोई डिजीज है, सीओपीडी जिसे कहते हैं ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ऑलरेडी थी और अचानक ये काम हो गया तो बुला रप्चर हुआ, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन में ये हुआ कि उसने कहा जी मुझे सांस फूलना शुरू हो गया और ये प्रॉब्लम। देन कम्स द एग्जामिनेशन। आप बताएं बेटे, एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा न्यूमोथोरिक्स वाले पेशेंट में, आपके ख्याल में क्या है? एक्सरे देखेंगे। नहीं, एग्जामिनेशन क्लिनिकल एग्जाम होता बेटे, वो तो इन्वेस्टिगेशन में है। मिसाल के तौर पे देखें, ये क्लिनिकली देख रहे हैं ना, दरमियान में ट्रेकिया है, दोनों तरफ लंग्स हैं, प्लूरल कैविटी, हर चीज नॉर्मल है। तो जब आप ट्रेकिया को देखेंगे तो ट्रेकिया कहाँ होगी? सेंट्रल होगी, सेंट्रल है। और अगर एक तरफ हम कोई चीज ऐड कर देते हैं, जैसे हमने एयर ऐड कर दी, तो ट्रेकिया को क्या होना चाहिए? किस तरफ? सेम साइड पे या दूसरी तरफ? इसका मतलब है कि ट्रेकिया दूसरी तरफ चली जाएगी, ठीक है। अगर ये नीमोथोरिक्स जो हुआ ये बहुत ज्यादा हो, यानी कि टेंशन नीमोथोरिक्स हो, तो और क्या हो जाएगा इसके अलावा? एक तो वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज है, पेशेंट का जो आप फेस देखेंगे तो क्या मिलेगा? साइनोसिस मिलेगा। और क्या हो जाएगा उसके अलावा? ये वेन क्यों गॉड हो जाती हैं टेंशन नीमोथोरिक्स? सर जब प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब जो प्लूरल कैविटी है, वो जो हमारी कार्डियक सिस्टम है उसके साथ वो कर रही है। देखिए ये मीडियस्टाइनम है, ऊपर दो चीजें फिक्स हैं, सुपीरियर मीडियम और इंफीरियर जो वेना केवा। जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है कि सुपीरियर जो वेना केवा है वो ब्लॉक हो जाती है, तो अल्टीमेटली
वो जो ऊपर की तरफ है वीनस रिटर्न और इंगॉल वेन हमें मिली, ठीक है। तो एक चीज ये भी हमें मिलती है एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग होगी, अगर वहां पे जहाँ एयर प्लूरल कैविटी में आ गई है वहां पर कशन करोगे तो क्या होगा, नोट कैसा होगा? सर उसकी नोट चेंज हो जाएगी, पहले रेजोनेंट था तो अब हाइपर रेजोनेंट, ठीक है। ब्रेथ साउंड सुनोगे तो सुनाई देंगी जिस साइड पे निमोथोरिक्स है, नहीं सुनाई। अच्छा ये सारी चीजें ना आप कंसेप्ट से याद करें, आप रटा नहीं लगा रहे, आप जस्ट एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टिगेशन आपके ख्याल में कौन सी बेहतर है जो हम करवाएं? एक्सरे फर्स्ट ऑफ ऑल, चेस्ट एक्सरे। सबसे पहली बात तो ये कि चेस्ट एक्सरे देखें और इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर देखें तो उस पर क्या होगा, पल्स ऑक्सीमीटर पे क्या होगा? नंबर एक पल्स ज्यादा हो जाएगी और पल्स ऑक्सीमीटर पे क्या होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नजर आएगी। तो इन्वेस्टिगेशन आपने करवा ली, ठीक है। नेक्स्ट कम्स के ट्रीटमेंट क्या करें, फौरन जब मरीज ये आ जाए तो इसको क्या करें, फौरन क्या करें? चेस्ट ट्यूब डालनी है, नहीं वो तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है ना, इमीडिएटली आप क्या करें? फिर उसे ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएं, आईवी लाइन मेंटेन करें, ठीक है। पेशेंट को जो है वो क्लिनिकली मॉनिटर करें कि क्या हो रहा है। उसके बाद आप क्या करते हैं, डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब किस जगह डलती है जाके? ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरस्पेस में आप चेस्ट ट्यूब डालते हैं, लेकिन वो जो प्लेस कहाँ है जाके प्लेस सर मिड एक्सिलरी लाइन और उसमें, और अंदर कौन सी कैविटी में जाएगी? सर वो हो जाएगी हमारे पास वही जो प्राइटल और विसरल एरिया है उसके दरमियान में जाती है। आपने ये जगह याद की, आपका वही कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कम्स कि इसकी जो टाइप्स हैं, एक तो सिंपल निमोथोरिक्स हो सकता है, अगर इसमें साथ फ्लूइड भी आ जाए तो क्या कहेंगे? हाइड्रोनिमोथोरिक्स। और अगर ब्लड आ जाए तो क्या कहेंगे? हीमोनिमोथोरिक्स कहेंगे। और अगर बहुत ज्यादा हो जाए, वेल्व मैकेनिज्म की वजह से नीमोथोरिक्स बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? टेंशन। अच्छा अगली बात ये है कि अगर हम इसकी ट्रीटमेंट ना करें तो क्या होगा? जब वो डेथ हो सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, पेशेंट डेबिलिटेट होगा और ये सारा प्रॉब्लम होगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप हर चीज को रटा लें, और एक तरीका ये कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट मैप अपना बनाएं, ये वाला देखें। इस तरह का आपने एक पेपर ले लिया, ठीक है। पेपर लेने के बाद आप बैठ गए और आपने डिस्कस किया आपस में, और आपने ये सारी चीजें नोट करते गए। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि सबसे पहले व्हाट इज नीमोथोरिक्स, कॉजेज क्या हैं, कॉमन कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायग्नोज क्लिनिकली में हिस्ट्री में क्या मिलेगा, एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन पे क्या मिलेगा, ट्रीटमेंट हम इमीडिएट क्या करेंगे, डेफिनेटिव क्या करेंगे, टाइप्स क्या हैं, और व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन। और चीज भी आप याद कर सकते हैं, जैसे आफ्टर केयर क्या होगी इसकी, ठीक है। आफ्टर केयर ऐसे पेशेंट की क्या होगी, ठीक है। तो ये आप एक अपना कॉन्सेप्ट अगर बना लें तो इस कॉन्सेप्ट से चीज़ों को याद करना आसान हो जाए, ठीक है जी। सो ये आज आपने जाके मुख्तलिफ जो आपके टॉपिक हैं आपने ये कॉन्सेप्ट मैप का लेके बना के लाना है आपसे, ठीक है। किसी भी चीज़ का बना लें, यू हैव लिबर्टी कि आप कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट मैप बना के लाएं, और आपने हमें अपना एक्सपीरियंस बताना है कि इससे आपको क्या फायदा। थैंक यू वेरी मच।